तो रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था एक्सपिरेशन के बारे में, हमने समझा था किस तरह से कंट्रैक्शन फेज में प्रेजेंट जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जब वो दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन यानी कि रिलैक्सेशन फेज में जब लौटते हैं, जब उनका रिलैक्सेशन होता है, जब वो दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लौटते हैं तो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। हमने जाना था कि जब कंट्रैक्शन इंस्पिरेशन के दौरान कंट्रैक्शन फेज में प्रेजेंट कंट्रैक्शन फेज में जाने वाले जो डायफ्राम मसल्स हैं, जब वो एक्सपिरेशन के दौरान दोबारा जब उनका रिलैक्सेशन होता है, जब दोबारा वो फ्लैट स्टेट से डोम शेप्ड स्टेट यानी कि अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जब लौटते हैं तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है उसमें थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। यानी कि अल्टीमेटली एक्सपिरेशन के दौरान जो है थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव प्रेशर बाहर की तरफ बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से जो इनसाइड ईयर है बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट हो जाता है और एक्सपिरेशन संभव हो पाता है। हमने जाना था कि जो एक्सपिरेशन होता है एक पैसिव प्रोसेस होता है, यानी कि इसके दौरान जो है पैसिव स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आप खुद सोच कर देखिए, जब इंस्पिरेशन हुआ था तो उस वक्त कॉन्शियस एफर्ट लगा था, उस वक्त जो है कंट्रैक्शन कराया गया था, कंट्रैक्शन हुआ था। किस चीज़ का कंट्रैक्शन कराया गया था? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कंट्रैक्शन कराया गया था और वो बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ था। इसी तरह जो डायफ्राम मसल्स हैं, फ्रेनिक मसल्स हैं, उनका कंट्रैक्शन हुआ था, वो डोम शेप से फ्लैट स्टेट में जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हुए थे। लेकिन जब दोबारा से उनका रिलैक्सेशन हो रहा है, जब दोबारा से उनका रिलैक्सेशन हो रहा है तो अब जो है क्या नहीं हो रहा है, हम कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, वो खुद ब खुद वो हो जा रहा है। तो यानी कि ये दोनों जो स्टेप्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन हो, चाहे वो डायफ्राम मसल्स का, फ्रेनिक मसल्स का रिलैक्सेशन हो, दोनों खुद ब खुद होते पाए गए, यानी कि दोनों पैसिव स्टेप्स हैं। तो पैसिव स्टेप्स इन्वॉल्व होने की वजह से ही एक्सपिरेशन को एक पैसिव प्रोसेस कहा गया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस एक्सपिरेशन के बारे में बात करेंगे उसे हम एक एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। उसे एक एक्टिव प्रोसेस क्यों कहा जाता है, जानेंगे इस बात को हम, और समझेंगे एक इंसान में नॉर्मली वो कौन सा ब्रीथिंग का टाइप है जो मैक्सिममली पाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इस बोर्ड पर जो है लिख रखा है फोर्स्ड एक्सपिरेशन, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है। तो आप यहाँ पर एक वर्ड देख रहे हैं कंट्रैक्ट या फिर कंट्रैक्शन। तो इंटरकोस्टल मसल्स का कंट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी जाना था। तो ये जो थोरैसिक कैविटी होता है, जो थोरैसिक कैविटी होता है, चेस्ट कैविटी होता है, जब आप किसी बकरे में देखेंगे, बकरे को कटे हुए बकरे में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये रिब्स से मतलब बना हुआ होता है, और रिब्स के ऊपर और नीचे जो है लेयर्स पाई जाती है मसल्स की, यानी कि ऊपर भी परत होता है मसल्स का और नीचे भी परत होता है। तो जो ऊपर के साइड में अगर इसे रिब्स मान लिया जाए तो रिब्स के ऊपर के साइड पे जो परत है मसल्स की, कोस्टल मसल्स की, उसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहा गया, और जो नीचे की तरफ है उसे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहा गया। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के जो रोल है उसे हमने एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन के दौरान तो पढ़ा था, समझा था, जाना था। अब हम जानेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के रोल के बारे में। तो जैसा कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के दौरान क्या हुआ था कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थे कंट्रैक्टेड फेज से वो खुद ब खुद उनका रिलैक्सेशन हुआ था, और वो कुछ इस तरह से आए थे, और जिसकी वजह से डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में जो है थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ था। लेकिन फोर्स्ड एक्सपिरेशन के दौरान जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये कंट्रैक्ट होते हैं अंदर की तरफ। याद करिए, फिर से इसे एक बार सुनिए कि जो नॉर्मल ब्रीथिंग था उसके दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्टेड फेज से कुछ इस पोजीशन से, कुछ इस तरह से रिलैक्सेशन फेज में आए थे, जिसकी वजह से डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था। लेकिन इस बार फोर्स्ड एक्सपिरेशन के दौरान क्या हो रहा है कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। इस वक्त इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का कंट्रैक्शन हो रहा है अंदर की तरफ, और जो है थोरैसिक वॉल्यूम डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में कम हो रहा है। तो एक वक्त में रिलैक्सेशन हुआ था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का,
नॉर्मल एक्सपिरेशन के दौरान और फोर्स्ड एक्सपिरेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कोई रोल नहीं होता है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के कंट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो एक बार फिर से, जो नॉर्मल एक्सपिरेशन होता है उसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन होता है, और जो इंटरनल जो फोर्स्ड एक्सपिरेशन होता है उसके दौरान इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का कंट्रैक्शन होता है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से जो है डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो जो नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ था उसके दौरान थोरैसिक वॉल्यूम डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में जितना डिक्रीज हुआ था, अब जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का जब कंट्रैक्शन हो रहा है अंदर की तरफ, तो उसके भी तुलना में ज़्यादा मात्रा में डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में जो है थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है। बस इसी तरह से एब्डोमिनल मसल्स की अगर बात की जाए, कंट्रैक्शन की अगर बात की जाए, तो जब एब्डोमिनल मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं अंदर की तरफ तो एक पॉजिटिव प्रेशर बिल्डअप होता है इस डायफ्राम पर, और नॉर्मल एक्सपिरेशन के दौरान डोम शेप बनाकर जो ये डायफ्राम फ्रेनिक मसल्स जिस पोजीशंस पर होते थे, अब उससे भी ऊपर बढ़कर ये पहुंच जाते हैं फोर्स्ड एक्सपिरेशन के दौरान। यानी कि जो नॉर्मल एक्सपिरेशन के दौरान थोरैसिक वॉल्यूम जितना कम होता था, अब उससे भी ज़्यादा थोरैसिक वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में कम होगा। और इस तरह से जो फोर्स्ड एक्सपिरेशन है उसके दौरान इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स दोनों के कंट्रैक्शन होने की वजह से नॉर्मल एक्सपिरेशन के दौरान जो थोरैसिक वॉल्यूम जितना एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस और डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में जितना कम होता था, उससे भी कई गुना ज़्यादा जो थोरैसिक वॉल्यूम है फोर्स्ड एक्सपिरेशन के दौरान कम होता है, जिसकी वजह से थोरैसिक प्रेशर जो है नॉर्मल एक्सपिरेशन में जितना बढ़ता था उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फाइनली जो एयर लंग्स में मौजूद है वो क्या हो जाता है, फोर्सफुली एक्सहेल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने हर एक जो इस पर जो कंसेप्ट है उसे बताया है, आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है इस फोर्स्ड एक्सपिरेशन को समझाने की। और अब चलिए बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग की तरफ। तो टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग में जैसा कि आप देख सकते हैं, दो टाइप्स का ब्रीथिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग और थोरैसिक ब्रीथिंग। तो जो ये एब्डोमिनल ब्रीथिंग होता है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग को डायफ्राम ब्रीथिंग के नाम से भी पहचाना जाता है, और जो थोरैसिक ब्रीथिंग होता है इसे कोस्टल ब्रीथिंग के दौरान इसे कोस्टल ब्रीथिंग के नाम से भी पहचाना जाता है, क्योंकि इसमें इंटरकोस्टल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 75% टाइम्स, यहाँ पर लिखा हुआ है 25% टाइम्स। इसे डिस्कस करने से पहले आप कुछ इस तरह से सोचिए एक मिनट के लिए। 1 मिनट आप कुछ रिलैक्स कंडीशन में बैठिए और अपने श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर गौर करिए। आप क्या पाएंगे? आप यही पाएंगे कि आपका जो ये एब्डोमिनल कैविटी है, आपका जो पेट है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। यानी कि जो एब्डोमिनल कैविटी है वो फूल रहा है और सिकुड़ रहा है, पिचक रहा है। यानी कि नॉर्मली जो एक इंसान ब्रीथिंग कर रहा होता है वो मोस्टली 75% टाइम्स मुख्यतया एब्डोमिनल ब्रीथिंग कर रहा होता है, जिसमें एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा होता है और घट रहा होता है, जबकि थोरैसिक ब्रीथिंग सिर्फ 25% टाइम्स करता है, जिसके दौरान जो है थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा होता है और घट रहा होता है। तो यही चीज़ है कि जब एक इंसान एब्डोमिनल ब्रीथिंग करता है तो उसका जो एब्डोमिनल जो कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता और घटता नज़र आ रहा होता है। जब वो थोरैसिक ब्रीथिंग कर रहा होता है तो उसका ये थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता और घटता नज़र आ रहा है, तो आ रहा होता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप एक जो है वीडियो जो है उस पर यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप उस पर लिखिए, टाइप करिए डायफ्राम ब्रीथिंग, उसमें बहुत अच्छे से जो है थोरैसिक ब्रीथिंग और एब्डोमिनल ब्रीथिंग कर दिखाए हैं। तो यानी कि आपको इन दोनों में डिस्टिंगाइज करने के लिए सिर्फ इतना समझना होगा कि जब कभी भी एब्डोमिनल जो कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है या फिर घटता नज़र आएगा ब्रीथिंग के दौरान, तो ऐसे ब्रीथिंग को ही एब्डोमिनल ब्रीथिंग कहा जाएगा, जो कि मुख्यतया होता रहता है। 75% टाइम्स एक इंसान एब्डोमिनल ब्रीथिंग ही करता पाया जाता है, और जब कभी भी वो थोरैसिक ब्रीथिंग करता है तो उसका थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता और घटता नज़र आता है।
तो यही कुछ ख़ास बातें हैं जो कि आज के इस वीडियो में करना था। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में जो कुछ भी चीज़ें आपको समझाई गई हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कर पूछें, अगर कोई राय है, कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो में इस चैप्टर के हम अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इसी तरह से 1 बाय 1 करते हुए कवर करते जाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।